जो है यह बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो ये भैया 1951 में पहला संशोधन, संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और क्या जोड़ा गया? तो भूमि अधिग्रहण बिल, भूमि अधिग्रहण बिल, ठीक है। भूमि अधिग्रहण बिल भारतीय संविधान में जोड़ा गया। अरे भूमि अधिग्रहण बिल क्या था? तो देखिए, जब देश आजाद हुआ तो उसमें जब संविधान बना तो ये जरूरी नहीं कि संविधान में हर बात को लिख दिया गया हो, क्योंकि कुछ ऐसे काम होते हैं जब आप करना शुरू करते हैं तब आपको पता चला कि अरे बाबा ऐसा भी हो सकता था। नहीं, तो जब देश आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, तो पता चला कि हम लोगों ने अगर लोगों को मौलिक अधिकार दिया है, लोगों को स्कूल चाहिए, रेलवे चाहिए, अस्पताल चाहिए, कहां दीजिएगा? हवा में लटकाइएगा। यह जरूरी तो नहीं है कि भारत में सभी जगह पे सरकार का जो है सो जमीन हो ही। तो अब क्या होगा? तो उस स्थिति में यह बिल पास किया गया कि सरकार जो है सार्वजनिक हितों की पूर्ति के लिए किसी के भी जमीन को ले सकती है और आप इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ये चल रहा है। लेकिन एक घटना घट गई। कब? 1972 में एक विवाद हो गया, केशवानंद भारती बनाम केरल संघवाद। केशवानंद भारती, केशवानंद भारती जो थे वह केरल क्षेत्र के आपको एक बहुत बड़े क्या कहते हैं, संत थे। इनके पास काफी जमीन थी और उस जमीन को जो है राज्य सरकार ने ले लिया, केरल राज्य ने ले लिया। अब चूंकि इसमें क्या नियम था कि आप जो है न्यायालय में इसको जो है चुनौती नहीं दे सकते हैं, लेकिन इन्होंने दिया। इन्होंने न्यायालय में कंप्लेन किया राज्य सरकार के विरुद्ध कि भैया हमारा जो है जमीन ले लिया गया है। आप सुनते होंगे केशवानंद भारती बनाम केरलवाद। तो केशवानंद भारती और उसके एंगेस्ट, किसके एंगेस्ट में? तो केरल राज्य के एंगेस्ट में है, इसलिए उसका नाम केशवानंद भारती बनाम केरलवाद है। तो उन्होंने जो है न्यायपालिका से कहा कि हुजूर, माई बाप, हमारा जमीन ले लिया गया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ होनी चाहिए, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या यह मेरे आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं है? अब आप कहेंगे सर आर्टिकल 21 कौन क्या है? तो आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार। इन्होंने क्या कहा कि क्या यह मेरे आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं है? अगर आप चाहते हैं तो वो आर्टिकल 21 खत्म कर दीजिए। और इस ध्यान रखिए, यह हमारा मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत हमारा जो है आर्टिकल 21 आता है। और मौलिक अधिकार तो भैया जो है मौलिक अधिकार है हमारा। तो न्यायपालिका ने सोचना शुरू किया कि बात तो सही है भैया। अब जैसे मान लेते कि मेरे पास, मैं जहां पे अभी स्टूडियो में हूं, यहां पे मैं क्लास ले रहा हूं, ये मेरी बिल्डिंग मेरी पूरी है, अपनी है, मेरी है, मान लेते हैं। और यहां से कोई रोड पास हो जाए या मेट्रो पास हो जाए और इस घर को जो है सरकार ले ले। मेरे पास जीवन जीने का दूसरा कोई साधन नहीं है। यही रूम है, इसमें से मैं क्लास लेता हूं, ऊपर भाड़ा पे लगाया हुआ है, रेंट दिया हुआ हूं, यहां से जो रेंट आता है उससे मेरा जीवन यापन चलता है। अब सरकार जब इसको ले लेगी तो हम कहां जाएंगे? हमारे जीवन जीने के अधिकार का क्या होगा? इसका तो बंटाधार हो गया। तो न्यायपालिका को भी लगा कि बात तो सही है और न्यायपालिका ने जजमेंट दिया कि ऐसा नहीं है। भूमि अधिग्रहण बिल के अंतर्गत आप अधिग्रहण कर सकते हैं, लेकिन इसको न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है। सामान्य तौर पर सार्वजनिक हितों की पूर्ति के लिए आप जमीन को लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें करना क्या होगा? अब सवाल उठता है कि हमारी इसका रक्षा कैसे होगा? तो जमीन आप मान लीजिए यहां से मेट्रो जा रहा है और मेट्रो का रूट यही है, अब इसको घुमा के तो नहीं ले जाएगा, नहीं, दिक्कत हो जाएगी। अंदर है सौरभ, सौरभ है अंदर, सौरभ, ठीक है। तो ध्यान आपको क्या रखना है? ध्यान आपको यह रखना है कि ध्यान आपको क्या रखना है, सरकार ने, न्यायपालिका ने बोला कि आप जमीन को लीजिए, लेकिन उस जमीन के, उस मार्केट के तहत जो सरकार ने रेट रखा है उसका 3 गुना से 4 गुना आपको पे करना होगा। ठीक है, यानी सार्वजनिक हितों की पूर्ति के लिए भी सरकार अगर हमारी जमीन को लेती है तो उसके बदले में सरकार हमको मुआवजा देगी। क्लियर है? यानी कि हमारे जीवन जीने के अधिकार का क्या हो गया? रक्षा हो गया। मतलब कि हमारी इस जमीन को अगर सरकार ले लेती है तो उसके बदले में मुआवजा देगी, तो हम दूसरे जगह जमीन खरीद लेंगे, फिर से घर बना के स्टूडियो शुरू कर लेंगे। और देखिए ध्यान से रखिए, 3 गुना से 4 गुना पेमेंट कर दी तो बढ़िया पेमेंट आ गया। बात समझ में आई? तो ये मामला था। बस आपको इतना ध्यान रखना है, 1951 प्रथम संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें भूमि अधिग्रहण बिल पास किया गया। क्या लिखेंगे आप? 9वीं अनुसूची लिख के डैश दीजिए और लिखिए, इसे 1951 में पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया तथा भूमि अधिग्रहण बिल पास किया गया। इसे
1951 में पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया तथा भूमि अधिग्रहण बिल पास किया गया। दैट्स इट, बाकी सब समझने के लिए था। अब एक बात और दिमाग में आपके आनी चाहिए कि सर यह बात आपको 1972 का हो गया, तो क्या 1972 से पहले किसी व्यक्ति का जमीन सरकार ने नहीं लिया होगा? बिल्कुल लिया होगा। तो क्या उनकी जमीन का भी मुआवजा दिया जाएगा? तो नहीं। सिंपल सी बात है कि अगर इसके पीछे को देखेगी सरकार तो पीछे तो बहुत सारा मामला आ जाएगा, फिर तो देखते रह जाएगी। नतीजा यह हुआ कि यहां पे यह भी जजमेंट दिया गया कि 1972 से पहले के मामलों को नहीं देखा जाएगा, इसके बाद जो मामला होगा वह न्यायालय में परिवर्तनीय होगा और आपको 3 गुना से 4 गुना मुआवजा देना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए अगला है आपकी 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची जो है भारतीय संविधान में 1992 में 52वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, कौन से? तो 52वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में इसको जोड़ा गया और दल बदल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दल बदल पर प्रतिबंध, ठीक है, दल बदल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। क्लियर है? बस 10वीं अनुसूची में यही बात है। लेकिन अब थोड़ा समझिए, दल बदल का मतलब हमें पता है कि आप सब गलत समझ रहे होंगे। आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि सर नीतीश कुमार जो हैं आरजेडी के साथ थे, आप दल को बदल के बीजेपी के साथ आ गए। आप लोग इसी को दल बदल समझते होंगे, लेकिन यह दल बदल नहीं है। दल बदल का मतलब हुआ जैसे नीतीश कुमार जो हैं वह आपको किससे हैं? जेडीयू से हैं। उन्होंने चुनाव किससे लड़ा है? जेडीयू से। जीता किससे? जेडीयू से। और जेडीयू को छोड़ करके और वो बीजेपी में शामिल हो गए तो इसको दल बदल कहेंगे। जेडीयू को छोड़ के, ध्यान रखिएगा, अभी नीतीश कुमार पहले किसके साथ थे? आरजेडी के साथ थे। लेकिन किसके आदमी थे? तो जेडीयू के। क्या जेडीयू के छोड़ दिए थे? अभी नीतीश कुमार किसके साथ है? बीजेपी के साथ। लेकिन अभी भी वो मेंबर किसके हैं? जेडीयू के। दैट इज नॉट दल बदल। क्लियर है? दल बदल का मतलब है कि जेडीयू से लड़े, जेडीयू से जीते और जेडीयू का त्याग करके बीजेपी का मेंबर बन गए। दैट इज कॉल्ड दल बदल। इस पर प्रतिबंध है। क्लियर है? यानी आप जो है नीतीश कुमार पहले भी जेडीयू के थे, अभी जेडीयू के हैं, आगे भी जेडीयू के रहेंगे क्योंकि संस्थापक सदस्य हैं ये जेडीयू के। क्लियर है? तो ये आपका अब सवाल उठता है कि ये क्या है? तो ध्यान रखिएगा, अपने भारत में एक नियम है कि सरकार उसी की बनेगी जिसके पास सबसे ज्यादा बहुमत होगा। ठीक है? और बहुमत का मतलब क्या है? जैसे बिहार के केस में देखें तो बिहार में 243 सीटें हैं विधानसभा में, तो 243 में से जिस पार्टी को 122 सीट हो जाएगी वह पार्टी बहुमत में माना जाएगा। सिंपल सी बात है, दूसरे को 121 सीट होंगी तो यह बहुमत में माना जाएगा और इसको सरकार बनाने का अधिकार है। लेकिन बिहार में ऐसा हुआ ही नहीं। बिहार में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी रही जिसको 79 सीटें थी, दूसरी पार्टी बीजेपी रही जिसको 78 सीटें थी, तीसरी पार्टी जेडीयू रही जिसके पास 46 सीटें थी। क्या किसी को बहुमत मिला? नहीं। लेकिन अब जब बहुमत नहीं मिला तो इसमें जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको राज्यपाल इनवाइट किए कि भैया आप आइए सरकार बनाइए। लेकिन इस सरकार कैसे बनाएगी? इसको तो बहुमत में आना होगा, तब इसके पास या तो इसके साथ मिल जाए या फिर इसके साथ मिल जाए, दोनों में से किसी के साथ भी मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा? बहुमत में आ जाएगा और सरकार इसकी कंटिन्यू चलेगी। क्लियर है? तो ये जो है बहुमत के लिए किया जाता है, ना कि ये दल बदल है। ठीक है? और जान लीजिए एक चीज, लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि सरकार जो है पूर्ण बहुमत से नहीं बननी चाहिए। सरकार हमेशा गठबंधन वाली हो, विकास खूब होगा। अगर सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी तो फिर विकास नहीं होगा। जैसे एग्जांपल समझिए, आप यूपी को देखिए, भारत को देखिए और बिहार को देखिए, गौर से तीनों को देखिए आप। अभी के टाइम में हम सबको पता है बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन कुछ चीजें खराब हैं। क्या खराब है? तो जैसे बेरोजगारी अपने चरम पर है और आपका जो है गरीबी अपने चरम पर है। ठीक है? भारत की 86% से ज्यादा जनसंख्या जो है युवा जनसंख्या बेरोजगार है। केंद्र सरकार वैकेंसी ला रही है क्या? इस चुनाव से पहले देखिए, ला रही थी क्या? नहीं ला रही थी। चुनाव खत्म होते वैकेंसी आनी शुरू हो गई ना। क्यों आई है? क्योंकि वर्तमान में केंद्र में भी बहुमत की सरकार नहीं है। केंद्र में बहुमत की सरकार के लिए आपको 272 सीटें चाहिए और सबसे बड़ी पार्टी जो है उसके पास 240 सीटें ही हैं। यानी केंद्र में भी किसकी सरकार है? गठबंधन की सरकार है। यूपी में वैकेंसी आती है क्या? नहीं आती। क्यों? क्योंकि पूर्ण रूप से बहुमत वाली सरकार है, नहीं आती है। बिहार में गर्दा मचा हुआ है वैकेंसी का। नहीं,
गर्दा, और टाइम से सब कुछ शेड्यूल से चल रहा है। बस समझ में, 6 महीना के भीतर आपको क्या नाम है इसका, ये एग्जाम लेकर के दरोगा एग्जाम लेकर फाइनल रिजल्ट दे दिया, फाइनल 6 महीना के भीतर। अभी फिर से वैकेंसी का अनाउंसमेंट है। देखिए टीचर का, देखिए 3 बार टीचर का बहाली हो चुका, ज्वाइनिंग हो चुका, चौथी बार जो है सो वैकेंसी आने वाली है। दरोगा आपका जो है सो 2000 आने वाला है। मैं क्या समझा रहा हूं, समझ में आ रहा है? मैं आपको यह समझा रहा हूं कि भैया जो है, अगर गठबंधन की सरकार होगी तो यह लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होता है। और लोकतंत्र में आपका जो है विरोधी दल मजबूत होना चाहिए, सरकार गठबंधन की होनी चाहिए, निश्चित रूप से सारे मुद्दों पर काम होगा। अगर नहीं होगा, पूर्ण बहुमत में होगी, तो डिक्टेटरशिप अपने आप आ जाता है। क्लियर है आपका? खैर, आते हैं हम लोग पॉइंट पे। आपको बस 10वीं अनुसूची में याद रखना है, 1992 लिख दिए क्या? ये तो गड़बड़ भैया, 1985 क्या होगा? 1985, ठीक है, इसको क्लियर कर करेक्ट कर देंगे आप। 1985 में आपको 10वीं अनुसूची आई थी, जिसमें 52वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और आपको जो है दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया। ये 1985 होगा, इसको ठीक कर लेंगे आप। अगला है आपका 11वीं अनुसूची। इसे कब जोड़ा गया? तो 1992 में आपको भारतीय संविधान में इसको जो है सो जोड़ा गया। कौन सा संशोधन? तो 73वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और क्या किया गया? गांवों में ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई, ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई। ठीक है, सीधा लिखना है, अनुसूची 11 डैश देके लिखिए। इसे 1992 में 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया तथा गांवों में ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई। क्लियर? लेकिन ध्यान रखिएगा, लागू करने की बात हो तो लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 को। और यही कारण है कि 24 अप्रैल हम लोग ग्राम पंचायती दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं भैया? ग्राम पंचायती दिवस मनाते हैं हम लोग। चलिए, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? अगला है आपका जो है अनुसूची 12। अनुसूची 12 जो है यह भी 1992 में 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा क्या हुआ? जोड़ा गया था। और इसके तहत नगरपालिका यानी शहरों में नगरपालिका की व्यवस्था की गई, यानी शहरों में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई। ठीक है, लेकिन इसको लागू किया गया कब? तो इसको लागू किया गया 1993 में जून महीने में। क्लियर है? तो 12वीं अनुसूची आपको नगरपालिका के बारे में बताती है, शहरी स्थानीय स्वशासन के बारे में बताती है, और इसे 52वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1974वें संशोधन के तहत जोड़ा गया और 1973 जून में इसको क्या किया गया? लागू किया गया। ठीक है, यानी आपका जो है संशोधन अनुसूची खत्म हो गया। लेकिन अगर मान लेते हैं कि ये इतना पूरा डेटा है, नहीं याद रहे, तो इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। कैसे? तो 1वीं अनुसूची बताता है एक भारत राज्यों का एक संघ है। दूसरी अनुसूची बताता है 2 मुद्रा, दूसरी 2 अक्षर मुद्रा, तीसरी 3 स प थ 3 अक्षर, चौथी 4 आवंटन यानी आवंटन 4 अक्षर है आपका। पांचवी 5 अनुसूचित, पांचवी 5 1 2 3 4 5। छठी स्पेशल केस है, स्पेशल केस, छठी 6 1 2 3 4 5 6। स्पेशल केस क्यों? क्योंकि यह मात्र 4 राज्यों के अनुसूचित जाति और जनजातियों को मिला है। 7 से 7 और 7 से शक्ति का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच। 8 लैंग्वेज, LANGUAGE 1 2 3 4 5 6 7 8, 8। 9वीं 9 भूमि अधिग्रहण बिल, भूमि अधिग्रहण बिल 9वीं अनुसूची है, 9 अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10वीं 10 से 10 से दल बदल, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही याद रखिएगा। ग से 11, ग से ग्राम पंचायत। ठीक है, और आपका इधर लिख देता हूं, ब से 12, न से नगरपालिका। ध्यान रखिएगा, नगरपालिका के लिए ट्रिक नहीं बन पाया है तो एगो तो याद रख ही सकते हैं, बाकी सब आपके जो है सो नंबर के हिसाब से क्रिएट हो गए। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल हम लोग जो है सो भारतीय संविधान के संशोधन के साथ। वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ अपने मंजिल को, अपने मुकाम को हासिल करने के लिए। तब तक मिलते हैं फिर कल सुबह जो है सो 8 बजे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू।